नमस्कार दोस्तों। दर्पण क्लासेज करौली के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जिला दर्शन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चलाया गया है और जिला दर्शन में नवीन जिलों को एक एक करके पढ़ रहे हैं। नवीन जिलों में शाहपुरा जिला हम पढ़ रहे थे। शाहपुरा में एक पार्ट हो चुका है, तो आइए अब देखते हैं शाहपुरा का अगला वाला भाग। शाहपुरा जिला, तो शाहपुरा जो जिला है वो किस जिले से अलग हुआ है, बताएं फटाफट। भीलवाड़ा से, बिल्कुल राइट। किससे अलग हुआ है? यानी शाहपुरा हम पढ़ रहे थे, कौन सा? शाहपुरा। और शाहपुरा जो जिला है, शाहपुरा जिला, ये किससे अलग हुआ है? तो भीलवाड़ा से अलग हुआ है। यानी शाहपुरा जो जिला है वो भीलवाड़ा जिले से क्या हुआ है? अलग हुआ है। ठीक है। शाहपुरा को लेके किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, तो उनकी आप चर्चा कर रहे थे। शाहपुरा में एक पार्ट हमने पढ़ लिया, शाहपुरा किससे? भीलवाड़ा से अलग हुआ। कब अलग हुआ? तो जब इसका गठन हुआ, यानी 7 अगस्त 2023 को इसका गठन किया गया। कौन सी समिति की सिफारिश पर है? रामलुवाया समिति की सिफारिश पर, बिल्कुल राइट। इसके बाद में नेक्स्ट, शाहपुरा प्रजामंडल जो है वो किस संभाग में आता है, बताओ? किस संभाग में आता है? अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। शाहपुरा प्रजामंडल, ओ सॉरी, शाहपुरा जो नया जिला बना है, इस शाहपुरा जिले में कितने उपखंड आते हैं? 5 उपखंड आते हैं। शाहपुरा में तहसीलें आती हैं, कितनी है? तो किस उपखंड में 2 तहसीलें आती हैं? जहाजपुर में 2 तहसीलें आती हैं। किस में? जहाजपुर में, है ना। तो इसमें हमने ट्रिक पढ़ी थी कि साझा को फूल बना। साझा सा से शाहपुरा हो गया एक उपखंड, दूसरा जहाजपुर हो गया, कोटडी हो गया, उसके बाद में फुलिया कला हो गया, और हो गया कौन सा? बनेडा। तो इस तरह से ये चीजें पढ़ी। अब शाहपुरा को लेके हम चर्चा कर रहे, देखिए शाहपुरा जो जिला है, याद रखें, शाहपुरा जिले में शाहपुरा क्या है? उपखंड भी है, और शाहपुरा क्या है? तहसील भी है। शाहपुरा को लेकर के हम चर्चा कर रहे, और इसमें मैंने आपको बताया किन के विषय में? क्रांतिकारियों के विषय में। यानी क्रांतिकारियों के विषय में हमने क्या की? चर्चा की। कौन कौन से क्रांतिकारियों का संबंध इससे है? तो क्रांतिकारियों में 2 क्रांतिकारियों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट तीसरे जो क्रांतिकारी हैं उन विषय में हम चर्चा करेंगे। तीसरे क्रांतिकारी याद रखें, तो तीसरे क्रांतिकारी हैं कौन? केसरी सिंह बारहट। ये हम पढ़ने जा रहे हैं, आप नोट करते चलें साथ में ही। केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह क्या? बारहट। बारहट, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं केसरी सिंह क्या? बारहट। अब देखो केसरी सिंह जो बारहट हैं, याद रखें, केसरी सिंह कौन? बारहट के। तो केसरी सिंह बारहट को लेके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो उनकी करते हैं चर्चा। देखो केसरी सिंह बारहट जो हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब इनका जन्म हुआ, और केसरी सिंह एक क्रांतिकारी गतिविधियों से किस तरह जुड़े रहे, इन्होंने अपने जीवन में किस तरह क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाया। तो सबसे पहली बात तो याद रखें, इनका जो जन्म हुआ दोस्तों, क्या जन्म, यानी केसरी बारहट का जो जन्म हुआ वो हुआ था 1800 कितने में? 72 ईस्वी में। यानी 1872 ईस्वी में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। 1800 कितने में दोस्तों? 72 में। केसरी सिंह बारहट का जन्म हुआ 1872 ईस्वी में। और इनके जन्म स्थान की अगर हम बात करें, किस स्थान पर इनका जन्म हुआ, तो इनका जन्म स्थान याद रखें, देवपुरा। कौन सा? देवपुरा। देवपुरा क्या? खेड़ा। देवपुरा खेड़ा स्थान पर इनका जन्म हुआ। और ये स्थान कहाँ पड़ता है? देवपुरा खेड़ा कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों, कहाँ पर? देवपुरा खेड़ा
शाहपुरा जिले में स्थित है, शाहपुरा में स्थित है। ये चीज आपको याद रखनी है। केसरी सिंह बारड़ जो एक क्रांतिकारी हैं, उनका जन्म हुआ देवपुरा खेड़ा में। देवपुरा खेड़ा कहाँ स्थित है? शाहपुरा जिले में स्थित है। अब वर्तमान में इस देवपुरा खेड़ा का नाम बदल दिया गया है। वर्तमान में इसका क्या बदल दिया गया है? नाम बदल दिया गया है। और देवपुरा खेड़ा जो है, याद रखें, इसका वर्तमान नाम की अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया है? वर्तमान नाम इसका जो है देवपुरा खेड़ा का, वो है कौन सा? तो बारहट जी का, बारहट जी का, बारहट जी का क्या खेड़ा, यानी इस गांव को वर्तमान में इस नाम से जाना जाता है। बारहट जी का खेड़ा के नाम से पुकारते हैं। देवपुरा खेड़ा जहाँ केसरी सिंह बारहट का जन्म हुआ, उसे अब वर्तमान में क्या कहते हैं? बारहट जी का खेड़ा। तो याद रखें, बारहट जी का खेड़ा इस नाम से वर्तमान में जाना जाता है, देवपुरा खेड़ा गांव। अगला सवाल देखिए, केसरी सिंह बारहट जो है दोस्तों, कौन? केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट के याद रखिए पिता, इनके जो पिता थे दोस्तों, वो थे कौन? कृष्ण, यानी क्या नाम था पिता का? कृष्णदेव। ये इनके क्या थे? पिता थे। केसरी सिंह बारहट के पिता का नाम क्या था? कृष्णदेव था। और कृष्णदेव जो हैं वो क्या काम किया करते थे? तो कृष्णदेव याद रखना, एक कृष्ण, इस नाम से कृष्ण विलास, कृष्ण याद रखिएगा विलास, कृष्ण बिना विलास बानी, कृष्ण विलास बानी पुस्तकालय इन्होंने खोल रखा था। ये पुस्तकालय चलाते, वाणी विलास पुस्तकालय, ये इसको चलाया करते थे। यानी कृष्ण विलास वाणी पुस्तकालय, इन केसरी सिंह बारहट जो क्रांतिकारी हैं, इनके पिता कृष्ण देव के द्वारा या कृष्ण सिंह बारहट के द्वारा चलाया जाता था। तो ये इसको चलाते थे। ये जो केसरी सिंह बारहट हैं, इनकी माता का याद रखें दोस्तों, इनकी माता का निधन हो गया। और ऐसी आयु में इनकी माँ इनको छोड़ गई, जब इनकी अल्प आयु थी, यानी छोटे ही थे। तो माँ के निधन के बाद में इनका जो लालन पालन हुआ, माँ के किसके बाद में? निधन के बाद में, माँ के निधन, निधन के बाद, माँ के निधन के बाद इनका जो लालन पालन दोस्तों हुआ, इनका लालन पालन वो किनके द्वारा किया गया? इनकी दादी जी के द्वारा किया गया। यानी दादी, और वो दादी जिनका नाम क्या था? क्या नाम था? श्रृंगार कमर। इनके द्वारा इनका क्या किया गया? लालन पालन किया गया। यानी श्रृंगार कमर ने इनका क्या किया? लालन पालन किया। ठीक है, श्रृंगार कमर के द्वारा क्या लालन पालन किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। इनकी मृत्यु हो गई जब इनकी माँ की, तो इनका लालन पालन किसके द्वारा किया गया? श्रृंगार कमर के द्वारा क्या किया गया? लालन पालन। अब देखो, केसरी सिंह बारहट जो थे, आ, ये याद रखिए, केसरी सिंह बारहट जो हैं, इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां किस तरह से चलाई थी, क्या क्या प्रश्न उनको लेकर के बन सकते हैं, तो ध्यान लगाएं। केसरी सिंह बारहट याद रखें, इन्होंने क्या किया? छात्रावास खोले। यानी इन्होंने दो क्या खोले अपने जीवन में? छात्रावास खोले। दो क्या खोले इन्होंने? दो छात्रावास खोले। ये एक एक बिंदु को आपको अच्छे से याद रखना। दो छात्रावास खोले, किन के द्वारा खोले गए? केसरी सिंह बारहट के द्वारा खोले गए। अब यहाँ सवाल पूछेगा कि भाई दो छात्रावास इन्होंने खोले थे, तो वो छात्रावास कहाँ कहाँ खोले? तो देखें, एक छात्रावास इन्होंने खोला था कहाँ? कोटा में। एक तो था कहाँ? कोटा में। और अगला छात्रावास यानी कहाँ था? जोधपुर में। अगला छात्रावास कहाँ हो जाएगा? जोधपुर में। तो इस तरह से दो जगह इन्होंने अपने जीवन में क्या खोले? छात्रावास। पूछेगा केसरी सिंह बारहट ने राजस्थान में किन किन स्थानों पर छात्रावास खोले? तो दो छात्रावास खोले, कोटा में, और एक कहाँ था?
जोधपुर में। यहाँ इन्होंने क्या खोले, छात्रावास खोले। केसरी सिंह जो बारट है, याद रखें, इन्होंने केसरी सिंह बारट किसके, डिंगल भाषा के, किसके, डिंगल भाषा के कवि भी माने जाते हैं। यानी डिंगल शैली के, डिंगल शैली में रचनाएं भी किया करते। डिंगल शैली के क्या थे दोस्तों, कवि भी थे, कवि भी थे। केसरी सिंह बारट, याद रखना, डिंगल शैली के क्या थे, एक कवि भी थे। और कवि का काम आप जानते हैं क्या होता है, रचना करना। तो इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ रचनाएं भी की। यानी कौन कौन सी इनकी प्रमुख क्या मानी जाती हैं, रचनाएं मानी जाती हैं। केसरी सिंह बारट की प्रमुख रचनाओं में कौन कौन सी वो प्रमुख रचनाएं जो इनके द्वारा की गई। तो देखिए इन्होंने जो रचनाएं की, उन रचनाओं में एक रचना है कौन सी, रूठी रानी। यानी रूठी क्या, रानी, ये इनकी क्या मानी जाती है, रचना मानी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट रचनाओं में याद रखें, प्रताप, महाराणा प्रताप का क्या चरित्र, प्रताप चरित्र, ये भी इनकी रचना मानी जाती है, प्रताप चरित्र। इसके बाद में तीसरे नंबर पर देखें, एक इनकी रचना थी कौन सी, राज सिंह चरित्र, राज सिंह क्या चरित्र, ये भी इनकी क्या मानी जाती है, रचना मानी जाती है। और इन्होंने एक रचना की कौन सी, स्वामी भक्त दुर्गादास को लेकर के, दुर्गादास चरित्र, ये भी इनकी एक क्या मानी जाती है, रचना मानी जाती है। तो केसरी सिंह बारट, याद रखें, डिंगल भाषा में रचनाएं करते थे, डिंगल के कवि थे। और डिंगल में इन्होंने रचनाएं जो की, एक तो थी रूठी रानी, प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र। प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, प्रताप चरित्र, ये रचनाएं किस क्रांतिकारी की हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, केसरी सिंह बारट की ये क्या है, रचनाएं। यानी रचनाएं भी किया करते थे कौन, केसरी सिंह बारट। अब केसरी सिंह बारट जो है, याद रखें, इन्होंने अपने जीवन में किन किन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, यानी कौन कौन सी वो संस्था वगैरह थी। तो देखिएगा, ध्यान लगाएं, कौन सी समिति या कमेटियां थी जो इनके द्वारा खोली गई। तो केसरी सिंह बारट के द्वारा यहाँ आपको याद रखना है कि 1900 कितने में दोस्तों, 7 में, 1900 कितने में, 7 में इन्होंने किसकी स्थापना की, 1907 में इन्होंने अभिनव, अभिनव 1907 में अभिनव भारत और क्या, समिति, अभिनव भारत, याद रखना, समिति, अभिनव भारत समिति क्या की इन्होंने, स्थापना की। अभिनव भारत समिति क्या की, स्थापना की। 1907 में अभिनव भारत समिति की स्थापना इनके द्वारा की गई, केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई। और इसके बाद 1910 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1910 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, 1910 में याद रखें, इन्होंने वीर, इसकी स्थापना की, वीर और भारत, वीर भारत क्या, सभा, समाज नहीं दोस्तों, वीर भारत सभा, ये बनाई इन्होंने, वीर भारत सभा बनाई। और ये सभा कब, इसका गठन कब किया, 1900 कितने में, 10 में। तो 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। पर यहाँ एक देखिएगा, एक प्रॉब्लम है, वीर भारत सभा और एक वीर भारत समिति भी होती है, याद रखें, वीर भारत सभा और एक होती है वीर भारत क्या, समिति, जो आपको याद रखनी है। वीर भारत, वीर भारत समाज, ये याद रखना, वो सभा है और ये मैं समाज की बात कर रहा हूँ। वीर भारत समाज, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। विजय सिंह किसके द्वारा दोस्तों, विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, इनके द्वारा इसकी क्या की गई, स्थापना। तो यहाँ आप ये गलती ना करें, वीर भारत समाज अलग है और वीर भारत सभा अलग है। ये है वीर भारत क्या सभा और ये है वीर भारत क्या समाज। प्रश्न पूछा जाएगा कि वीर भारत समाज की स्थापना
किसके द्वारा की गई? उत्तर देंगे विजय सिंह पथिक। और वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो उत्तर होगा केसरी सिंह बारहट। तो केसरी सिंह का जन्म 1872 में हुआ। कहाँ हुआ? देवपुरा खेड़ा शाहपुरा जिले में है। वर्तमान में देवपुरा खेड़ा को बारहट जी का क्या कहते हैं? खेड़ा कहते हैं। इनके पिता कृष्ण सिंह बारहट या कृष्ण देव कह लीजिए। तो कृष्ण सिंह बारहट ने कृष्ण विलास वाणी पुस्तकालय खोल रखा था। माँ के निधन के बाद में इनका लालन पालन इनकी दादी श्रृंगार कमर के द्वारा किया गया। केसरी सिंह बारहट की माँ की मृत्यु के बाद इनका लालन पालन किया किसने? दादी श्रृंगार कमर ने। इन्होंने अपने जीवन में 2 छात्रावास खोले, एक कहाँ? कोटा में। और अगला छात्रावास कहाँ खोला सर? तो वो था कहाँ दोस्तों? जोधपुर में। अच्छा, डिंगल शैली के कवि माने जाते हैं। देखो, डिंगल और पिंगल ये साहित्य लिखने की 2 शैलियां होती हैं। अपने पूर्वी राजस्थान में, अपन किस राजस्थान में रहते हैं? पूर्वी में। तो अपने पूर्वी राजस्थान में जो साहित्यिक भाषा थी, राजा महाराजा अपने इतिहास को लिखवाने के लिए इतिहासकार रखते थे। तो जो साहित्यिक भाषा थी पूर्वी राजस्थान की, वो थी पिंगल। और पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा क्या थी? डिंगल थी। डिंगल थोड़ी कठिन होती है, पिंगल इतना कठिन नहीं होती। तो डिंगल और पिंगल 2 साहित्य लिखने की शैलियां थी। और पिंगल में जो साहित्यिक रचना किया करते थे अपने पूर्वी राजस्थान में, वो होते थे कौन? भाट। भाटों के द्वारा पिंगल में रचना की जाती थी और वो पूर्वी राजस्थान से संबंध रखते थे। पश्चिमी राजस्थान की तरफ जो साहित्यिक लिखते थे, विभिन्न परिवारों की वंशावली लिखते थे, वो होते थे कौन? चारण होते थे, चारण होते थे। और ये बारहट परिवार जो आप पढ़ रहे हैं, केसरी सिंह बारहट, ये भी याद रखें चारण समाज से क्या बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से फिर इन्होंने कई रचनाएं की, जिनमें प्रमुख रचनाएं रूठी रानी है, प्रताप चरित्र है, राज सिंह चरित्र है और दुर्गादास चरित्र है। तो ये रचनाएं केसरी सिंह बारहट की हैं। क्योंकि इस तरह की रचनाएं पूछ ली जाती हैं, रचनाएं पूछ लेते हैं। एक रचना है, फटाफट बताएं आप, किस क्रांतिकारी की रचना है? वैदक सार। वैदक सार किस क्रांतिकारी की रचना है? वैदक सार, ये बता फटाफट। वैदक सार, ये रचना भी एक क्रांतिकारी ने ही लिखी है। और वो क्रांतिकारी हैं कौन? जोरावर, इनके भाई जोरावर सिंह। यानी कौन? जोरावर सिंह बारहट। तो याद रखना, जोरावर सिंह बारहट की रचना का नाम क्या है? वैदक सार। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। वैदक सार रचना है किनकी? जोरावर सिंह बारहट की रचना है। तो इन्होंने ये रचनाएं की हैं। अब वो इन्होंने देखिएगा 1907 में अभिनव भारत समिति की स्थापना की और 1910 में वीर भारत सभा बनाई। वीर भारत सभा बनाई केसरी सिंह बारहट ने। लेकिन याद रखें, वीर भारत समाज अगर पूछा जाए, देखो समाज में कितने अक्षर आ रहे हैं? 3। और सभा में कितने अक्षर आ रहे हैं? 2। तो समाज में 3 वर्ण आ रहे हैं, तो पथिक में भी कितने आते हैं? 3। तो समाज यानी 3 वर्ण है, तो पथिक से जोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए क्या क्या सवाल इनको लेकर के बनते हैं। ओके, ये जो है कौन? केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट ने क्या किया? केसरी सिंह बारहट ने, याद रखिएगा, 1900 कितने की बात थी? 3 की। या यानी फतेह सिंह, क्या? फतेह सिंह, देखो फतेह सिंह, ये फतेह सिंह कौन थे समझिए इनके विषय में। तो फतेह सिंह याद रखना कौन थे? फतेह सिंह मेवाड़ के क्या थे? शासक थे। यानी फतेह सिंह कौन थे? मेवाड़ के शासक थे। और फतेह सिंह कहाँ जा रहे थे? यानी दिल्ली। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली। अब दिल्ली क्यों जा रहे थे? बता फटाफट, दिल्ली क्यों जा रहे थे? दिल्ली है ना, कहाँ? लॉर्ड, लॉर्ड किसके? कर्जन के। लॉर्ड कर्जन के काय में दरबार लगाया था। लॉर्ड कर्जन के दरबार में, दरबार में लॉर्ड, दिल्ली है ना। कहाँ जा रहे थे ये? दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली। अब दिल्ली क्यों जा रहे थे? लॉर्ड कर्जन के दरबार में, दरबार में जा रहे थे।
लॉर्ड कर्जन के किस में जा रहे थे? दरबार में। यानी किसी ने इनको कहा कि भाई लॉर्ड कर्जन के दरबार में मेवाड़ का राजा, ये कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ का शासक फतेह सिंह लॉर्ड कर्जन के दरबार में जा रहा है। अब जैसे ही इस बात का पता लगा किसको? केसरी सिंह बारठ को। तो केसरी सिंह बारठ को ये बात बहुत बुरी लगी। केसरी सिंह बारठ ने कहा कि शर्म आनी चाहिए फतेह सिंह को। ये मेवाड़ एक वो आन बान शान की भूमि है जहाँ के राजाओं ने अपना सिर कटा दिया लेकिन सिर झुकाया नहीं। और आज इसी मेवाड़ से ये फतेह सिंह है जो वहां दिल्ली दरबार में जाके सिर झुकाएगा। ये तो मेवाड़ वासियों के लिए कोई गर्व की बात नहीं है, बहुत ही एक हीन भावना है उनके अंदर। तो इस तरह से फतेह सिंह को कैसे रोका जाए? मेवाड़ में राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप ऐसे वीर योद्धा हुए। कहा जाता है कि जिन्होंने धरा छोड़ धर्म निभायो, यानी धरती छोड़ दी, अपनी मातृभूमि को छोड़ दिया लेकिन धर्म पर टिके रहे। महाराणा प्रताप जिन्होंने जिनकी सेना और जिन्होंने नीचे सोकर भी अपना जीवन व्यतीत किया। और एक ये हैं जो वहां जा रहे हैं दिल्ली दरबार में, वहां झुकेंगे। तो ऐसा कहते हैं कि केसरी सिंह बारठ जो हैं, कौन? केसरी सिंह बारठ। क्योंकि केसरी सिंह बारठ रचनाएं तो किया करते थे। क्रांति शस्त्रों से लड़ी जाती है तो कई बार शास्त्रों से भी क्रांति लड़ी जाती है, और ये रचनाएं किया करते थे। और इन्होंने आनंद फानंद में फटाफट 13 क्या लिखे? सोरठे, यानी 13 सोरठे लिखे। सोरठे छंद सवैया हिंदी में होते हैं, तो सोरठे लिखे। और 13 सोरठे इन्होंने लिखे थे। वो इतने भावपूर्ण थे कि भाई इन्हें पढ़ करके ये रुक जाएगा। और तुरंत इन्होंने गोपाल सिंह के हाथों वो भिजवाए। कहते हैं कि वो जैसे ही उनको प्राप्त हुए, निकल तो गए थे और जैसे ही वो प्राप्त हुए, जहां भी वो उतरे थे वहां तुरंत ही दिया कि केसरी सिंह ने ये भेजा है एक ये कागज, और इसमें लिखे हुए हैं सोरठे, इन्हें पढ़िएगा। तो वो सोरठे जैसे ही पढ़े तो कहते हैं कि इनका स्वाभिमान जाग गया। उसमें इन्होंने जी चाहे जैसे ही लिखा, सोरठों की जो भाव था वो इतना खतरनाक भाव था कि वो पढ़ के ही और इनका हृदय परिवर्तन हो गया। फतेह सिंह को लगा कि वाकई हमारा स्वाभिमान गिर रहा है, और वो सोरठे पढ़कर ये उस दिल्ली दरबार में नहीं गए और वापस आ गए। तो ऐसे भी कौन थे? केसरी सिंह थे। तो ये मेवाड़ शासक थे। और याद रखें मेवाड़ शासक जो हैं इनको केसरी सिंह ने क्या किया दोस्तों? केसरी किसने? केसरी सिंह ने, क्रांतिकारी केसरी सिंह, केसरी सिंह ने, केसरी सिंह ने 13 सोरठे, 13 क्या? सोरठे लिख कर भेजे। 13 सोरठे लिख कर भेजे जिनसे, जिनसे किसका? फतेह सिंह का, जिनसे फतेह सिंह का स्वाभिमान, स्वाभिमान जाग गया, जाग गया। और वह कहाँ नहीं गए? और वह दिल्ली दरबार में, दिल्ली दरबार में जाने से रुक गए। यानी ये दिल्ली दरबार में नहीं गए, इनका स्वाभिमान जगा और फिर दिल्ली दरबार में जाने से रुक गए। कौन? फतेह सिंह। यानी केसरी सिंह बारठ के ये 13 सोरठे पढ़कर दिल्ली दरबार में जाने से रुक गए। अब ये 13 सोरठे जो इन्होंने लिख करके भेजे वो कौन सी क्या किस नाम से थे
कौन सी वो पुस्तक थी जिसके 13 सौटे थे? तो चेतावनीरा चुंगट्या पूछा जाता है। चेतावनीरा चुंगट्या, इसमें से ये 13 सौटे स्वाभिमान के थे और वो 13 सौटे इन्होंने उसमें लिखे और लिख करके भेज दिए। तो किससे ये 13 सौटे लिए? ये रचना भी इन्हीं की थी। कौन सी? चेतावनीरा चुंगट्या। कई बार आती है ये 13 जो सौटे लिखे, तरह से याद रखना ये वाले 13 सौटे ये किस रचना से लिए गए? तो वो रचना कौन सी थी? वो रचना कौन सी थी जिससे ये 13 सौटे लिए गए? तो वो रचना थी कौन सी? चेतावनी। कौन सी रचना थी भाई? चेतावनीरा, चेतावनी रा चुंगट्या, चेतावनीरा चुंगट्या। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है चेतावनीरा चुंगट्या किनकी रचना है? तो उत्तर क्या होगा? केसरी सिंह बारट की क्या है? रचना है। चेतावनीरा कौन सी? चुंगट्या। अब देखो ये जो केसरी सिंह बारट है, याद रखें इन्हें सशस्त्र क्रांति का क्या बना दिया गया सर? सशस्त्र क्रांति जब हुई, याद रखें सशस्त्र क्रांति के बना दिए गए क्या? नेता। सशस्त्र क्रांति, क्रांति के नेता बना दिए, यानी लीडरशिप इनको दे दी गई। सशस्त्र क्रांति के क्या बना दिए गए? फटाफट बताओ। नेता। सशस्त्र क्रांति के नेता बना दिया गया इनको। सशस्त्र क्रांति 1857 की क्रांति जब फैल हो गई थी, तो उसके बाद में राजस्थान के क्रांतिकारियों को ऐसा लगा, राजस्थान ही क्या संपूर्ण देश में ऐसा लगा क्रांतिकारियों के, भाई क्रांति 1857 की जो लड़ी गई थी उसके असफल होने का कारण तो ऐसे कई थे, पर उसमें राजाओं ने साथ नहीं दिया, यानी साथ कम मिला। तो इस बार हमें किसी की जरूरत नहीं है और हम केवल लड़ाई लड़ेंगे किनकी? हथियारों की। सशस्त्र क्रांति, हथियारों की लड़ाई। अब इसके लिए नेता बनाए गए कौन? केसरी सिंह बारट। आप इस क्रांति के लीडरशिप संभालो। अब केसरी सिंह बारट पे एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि हथियार भी इकट्ठे करने। अब आप जानते हैं भाई लड़ाई लड़ेंगे इस बार तो लोगों की जरूरत नहीं है, हथियारों की जरूरत है। हथियार होने चाहिए। अब हथियार तो होने चाहिए पर हथियार तो पैसे से आएंगे, पैसा चाहिए। तो केसरी सिंह बारट को बड़ी चिंता थी कि यार पैसा कहाँ से आए। अब पैसा कहाँ से आए तो इस चक्कर में चल दिए कहाँ, इधर उधर, कहीं पैसे की तलाश तो करें। उस टाइम में कहते हैं कि साधुओं के पास बहुत पैसा था, तो इनको पता लगा, किसी ने कहा कि भाई एक प्यारे लाल महंत साधु हैं जोधपुर, वहां चले जाओ। अब प्यारे लाल के पास पहुंचे, प्यारे लाल जी के पास पहुंच गए जोधपुर। 4 बंदे थे ये। केसरी सिंह बारट, एक रामकरण नाम का व्यक्ति था, रामकरण, और एक हीरालाल जौहरी और हीरालाल लाहड़ी। अब जैसे ही केसरी सिंह बारट अपने साथियों के साथ पहुंचे, प्यारेलाल महंत से मिले, वहां उनसे जैसे ही इनका जो भेंट हुई, अभिवादन हुआ, तो प्यारेलाल महंत ने कहा कि बता भाई कैसे आना हुआ? केसरी सिंह बारट ने कहा कि नहीं साहब ऐसे ही आ गए महात्मा जी, कोई दिक्कत नहीं, और आप यहीं रहते हो, कहीं घूमने उमने नहीं जाते हो इधर उधर, चलो कहीं तुम्हें घुमा ले आते हैं, और कोई टेंशन नहीं है, बाकी के तो सब खर्चा वर्चा तो हम कर लेंगे, चलो। महात्मा जी को तो जाना था। बोला कहाँ ले चलोगे? बोला ऐसी गलत जगह थोड़ी, कोई थिएटर में फिल्म थोड़ी दिखाएंगे, बढ़िया जगह ले चलेंगे, चलो बद्रीनाथ घूम आते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ घूम आते हैं, वहां आराम से तुम दर्शन करना। बात तो सही कह रहे हैं यार, चलो ठीक है। और वो पटाली है कौन? प्यारे लाल। और प्यारे लाल को लेकर के चल दिए। अब कहते हैं कि कोटा पे उतर गए, कोटा के आते ही क्या हुआ? उतर गए। और कोटा के आते ही उतर गए, प्यारेलाल जी कहने लगे, बोला उत्तराखंड आ गया, बद्रीनाथ आ गया? बोला नहीं, आराम आराम करते हैं, यहाँ फिर चलेंगे, चेंज करेंगे कोई दूसरा व्हीकल। तो वहां उतर के, और कहा जाता है कि इनको एकांत जगह पे ले जाया गया
और फिर केसरी सिंह बारट ने प्यारेलाल मैन से कहा कि निकालो जुगाड़ बनाए और जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो कर दो, लिख दो इसमें। महात्मा जी साथ लेके थोड़ी घूमेंगे, लिख दो इसमें। महात्मा जी ने जैसे यहाँ हूं कि वो आप जानते क्रांतिकारी थे तो सारा जुगाड़ रखते थे, हथियार वगैरह तो वो पिस्टल वो भी पे खिगा दी। महात्मा जी ने इस तरह जैसे ही किया, वो तो डराने के लिए थी, और वो अचानक ही क्या हुआ, वो दब गया घोड़ा। अब जैसे ही दबा, गोली निकली, प्यारे लाल जी वहीं वह कर गए। यानी प्यारे लाल जी क्या हो गए, लुढ़क गए, खत्म, दिमाग खराब हो गया, तो गड़बड़ हो गया। धन भी हाथ नहीं लगा और प्यारे लाल जी तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब क्या किया जाए? तो कहते हैं कि रामकरण नाम का व्यक्ति जो इनमें था, उसे कहा गया कि डेड बॉडी को तुम एकांत जगह पे ले जाओ, पता नहीं लग जाए, नहीं तो फंसेंगे सब। और फिर ये इधर उधर हो गए। अब जब कई दिन हो गए थे, तब वो कहते हैं कि केसरी सिंह बारट ने एक चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, इसके लिए, रामकरण के लिए एक पत्र लिखा। उन्होंने एक पत्र लिखा केसरी सिंह बारट ने रामकरण के लिए, सुनिएगा, पत्र लिखा कि आटा सड़ गया होगा, इसे खाने के लिए चंबल में फेंक देना। कोड वर्ड में ही बातें की थी, आटा सड़ गया होगा, इसे खाने के लिए, मछलियों को खाने के लिए चंबल में फेंक देना। और वो जमाना था जब अंग्रेज हर एक पत्र को, अंग्रेजी शासन था, हर एक चिट्ठी को खोल खोल के देखा करते थे। आजकल तो चिट्ठियों का प्रचलन ही गया। वैसे तो भारत को डाक घरों वाला देश कहा जाता है, पूरे विश्व में सर्वाधिक डाक घरों वाला देश। अब ये प्रचलन ही, आज टेक्निकल युग आ गया, अब तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, लोग मोबाइल से ही सटाक से किया मैसेज और हो गया अपना काम। तो उस समय वो चिट्ठियां जैसे ही भेजी जाती थी, तो अंग्रेज हर एक चिट्ठी को पहले खोल के पढ़ते थे। तो वो पढ़ा, टैलेंट तो होता ही थे अंग्रेज, अंग्रेजों ने पढ़ा कि आटा सड़ गया होगा, इसे मछलियों को खाने के लिए चम्मल में फेंक दो। चक्कर क्या है, कौन सा आटा सड़ गया होगा? और फिर देखा कि ये चिट्ठी जा किसके पास रही है, बोले रामकरण के पास जा रही है। बोला चलो चिट्ठी के साथ देखते हैं उसका कौन सा आटा सड़ गया। तो रामकरण के पास पहुंचे, उसको चिट्ठी दी, और उसमें वो लिखा कि भाई इसमें आटा वाटा कैसे सड़ गया, कौन सा आटा है फटाफट बता। वहां आटा नहीं पूरा, वो तो आटा बम था। तो ऐसी स्थिति थी। और वहां उसी चिट्ठी से फिर ये पकड़े गए, उसी चिट्ठी से पकड़े गए। तो उसके बाद में लक्ष्मी नारायण इनका क्या बना, मुखबिर बना। तो देखिएगा, ये जो है कौन, केसरी सिंह बारट, याद रखें, केसरी सिंह बारट पर प्यारे लाल क्या लगा था, प्यारे लाल, प्यारे लाल महंत हत्याकांड का आरोप लगा। प्यारे लाल महंत हत्याकांड दोस्तों, ये हत्याकांड। और प्यारे लाल महंत जो हत्याकांड है, प्यारे लाल महंत हत्याकांड, ये हुआ 1900 कितने में, 12 में। अब इसमें आरोपी कौन कौन घोषित हुए, आरोपी, यानी इसमें गिरफ्तारी किसके वजह से हुई, गिरफ्तारी हुई किसके कारण, तो पत्र के आधार पर, के आधार पर, पत्र के आधार पर, पत्र के आधार पर इनकी क्या हुई, गिरफ्तारी हुई। और उस पत्र में क्या लिखा था, पत्र में क्या लिखा था बताइए, पत्र में लिखा था, क्या लिखा उस पत्र में, कि आटा, आटा सड़ गया होगा, आटा क्या सड़ गया होगा, से
इसे मछलियों को आने हेतु कहाँ फल में फेंक दो, यानी मछलियों के चुग्गा के लिए फेंक दीजिए इसको। इस तरह से ये पत्र में लिखा था और इसी के आधार पर याद रखें ये पकड़े गए। अब इसके आरोपी कौन कौन आए, इसमें आरोपी कौन कौन बने, तो आरोपियों में जो नाम आए थे वो एक तो थे ये कौन, केसरी सिंह बाराहट, ये आरोपी थे। दूसरे रामकरण आरोपी थे। इसके बाद में तीसरे आरोपी हीरालाल लाहाड़ी, और अगले आरोपी कौन थे, हीरालाल कौन, जौहरी। अगले जो आरोपी थे वो थे कौन, हीरालाल जौहरी। हीरालाल जौहरी। तो इस तरह से याद रखें ये चारों इसमें पकड़े गए, यानी प्यारेलाल महंत जो हत्याकांड है उसमें एक तो थे केसरी सिंह बारट, अगले रामकरण, हीरालाल लाहाड़ी और हीरालाल जौहरी, ये चारों के चारों इसमें फंस गए। और जब सजा हुई इसमें मेन हीरो तो यही था, कौन, केसरी सिंह। केसरी सिंह को कितने 20 वर्ष 20 वर्ष की जेल, यानी कितने वर्ष की जेल इनको हुई, 20 वर्ष की। 20 वर्ष की इनको क्या हुई, जेल हुई। और इनको जो जेल की सजा सुनाई थी वो किसने सुनाई, सजा सुनाने वाला कौन था, सजा सुनाई किसने, वो थे मिस्टर क्या, आर्म स्ट्रॉन्ग ने। इन्होंने याद रखना इनको 20 वर्ष की क्या सुनाई, सजा। इनके मुखबिर कौन बने ये भी याद रखना है, भाई कोई मुखबिर तो बना होगा, तो मुखबिर कौन बने इनके, तो वो थे लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण क्या थे, मुखबिर थे। और ये जब इनको सजा हुई तो किस जेल में रखा गया, कौन सी वो जेल थी, जेल कौन थी याद रखें, कौन सी जेल थी जिसमें इनको रखा गया, किस जेल में रखा गया, बिहार में हजारीबाग जेल, हजारीबाग जेल, कहाँ, बिहार में। लेकिन ये कहते हैं कि समय से पहले ही 1900 कितने में, 19 में ही रिहा कर दिए, समय से पहले ही 1919 में ही क्या कर दिए, रिहा कर दिए, यानी 7 साल में ही छोड़ दिया गया। और ये इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि इन्हें सर्वप्रथम कौन सी जेल में रखा गया, तो सर्वप्रथम इन्हें कोटा की जेल में रखा गया, सर्वप्रथम कोटा जेल में रखा गया। के बाद कहाँ
हजारीबाग हजारीबाग जेल भेजा गया, यानी हजारीबाग जेल में बाद में भेजा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा जाए केसरी सिंह बारठ को सर्वप्रथम कौन सी जेल में रखा गया? कोटा जेल में रखा गया, उसके बाद हजारीबाग जेल में इनको भी। केसरी सिंह बारठ जो हैं, जब ये जेल से छूटे तो इन्होंने अपना अंतिम समय ठीक से बिताया और 1941 में इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई। लास्ट में इनकी मृत्यु जो हुई है वो कब हुई? मृत्यु इनकी मृत्यु हुई 1941 में, ये भी याद रखें। यानी मृत्यु कब हुई है? 1941 में। तो ये थे कौन? केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ को लेकर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इनका संबंध सीधा सीधा कहां से है? शाहपुरा से। अब देखो, क्रांतिकारियों की हमने चर्चा की है, मोटे मोटे बिंदु जो शाहपुरा में जो जी के बनता है। अब बात करते हैं शाहपुरा को लेकर के फड़ चित्रण की। यानी शाहपुरा, याद रखना, आपने सुना होगा, फड़ चित्र कला हेतु जाना जाता है कौन? शाहपुरा। शाहपुरा किसके लिए? फड़ चित्रण के लिए शाहपुरा जाना जाता है। और शाहपुरा फड़ चित्र कला की शुरुआत भी शाहपुरा से ही हुई है। अब अगले बिंदु की जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है कौन सा? फड़ चित्रण। फड़ क्या? चित्रण। तो ये आप हेडिंग बना लीजिए, फड़ चित्रण। राजस्थान में फड़ चित्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? शाहपुरा से। फड़ क्या होती है? यानी कपड़े पर लोक देवताओं के उनके चित्र बनाए जाते हैं। उन चित्रों को देख देख कर जो वाचन करता होता है फड़ का, वो उसका वाचन करता है। और कोई वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है एक धुन के साथ में। तो केवल चित्र होते हैं, कथा लिखी नहीं होती। उन चित्रों के आधार पर देख देख के वो फड़ टांग दी जाती है। तो ये फड़ चित्रण, ये देखिएगा, फड़ चित्रण के विषय में समझे आप। फड़, तो फड़ का अर्थ क्या होता है? फड़, पढ़ से बना है। फड़ शब्द किससे बना है? फड़ से बना शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ पढ़ना या वाचन करना होता है। इसका अर्थ होता है क्या? पढ़ना या वाचन करना। अच्छा, फड़ जो है, याद रखें, फड़ जो होती हैं, ये फड़, तो फड़ में शाहपुरा का, कहाँ का? शाहपुरा का कौन सा परिवार इसमें सिद्धहस्त है? शाहपुरा का जोशी परिवार, जोशी परिवार सिद्धहस्त है। फड़ चित्रण का काम जोशी परिवार शाहपुरा करता है। और फड़ की दोस्तों जो शुरुआत हुई है, फड़ की जो क्या हुई है? शुरुआत जो हुई है, फड़ की क्या शुरुआत? तो फड़ की शुरुआत भी कहाँ से हुई है? शाहपुरा से हुई। अब शाहपुरा से इसकी शुरुआत जो की है वो किसके द्वारा की है? शुरुआत श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी द्वारा, श्रीलाल जोशी द्वारा शुरुआत की गई है। तो वर्तमान का जो आप पढ़ रहे हैं शाहपुरा जिला, शाहपुरा जिला याद रखें, फड़ चित्रण के लिए भी जाना जाता है। और फड़ चित्रण की शुरुआत शाहपुरा से ही हुई है। इसके द्वारा? श्रीलाल जोशी द्वारा की गई है। देखें अगला नेक्स्ट बिंदु आगे। फड़ जो है ये बाद में जैसे ही फड़, फड़ आगे श्रीलाल जोशी है, महिला कौन सी है जो फड़ चित्रण में प्रसिद्ध हुई? तो पार्वती जोशी। कौन?
पार्वती जोशी, पार्वती जोशी प्रसिद्ध, प्रसिद्ध क्या, महिला, महिला चितेरी हैं, प्रसिद्ध महिला चितेरी हैं। फट में होता क्या है, तो लोक देवता के क्या होते हैं, चित्र होते हैं। क्या होता है इसमें, लोक देवता, लोक देवताओं का, लोक देवताओं का क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है, चित्रण, ये फड़ में होता है। अच्छा, पार्वती जोशी हैं, के बाद में देखिएगा वर्तमान में प्रमुख कलाकार कौन है, तो प्रदीप कुमार जोशी जयपुर से। यानी वर्तमान में फड़ चित्रण के, वर्तमान में प्रमुख, प्रमुख चितेरे कौन माने जाते हैं फड़ चित्रण के, तो वो हैं कौन, प्रदीप, प्रदीप जोशी। ये फड़ चित्रण के वर्तमान में प्रमुख क्या माने जाते हैं, चितेरे। तो महिलाओं की बात करें तो पार्वती जोशी का नाम फड़ चित्रण से है। श्रीलाल जोशी, इन्होंने राजस्थान में फड़ चित्र कला को क्या किया, प्रारंभ किया। आगे नेक्स्ट देखेंगे आप, अगला देखें, ये जो फड़ है, ये जैसे ही फड़ पुरानी हो जाती है यानी फटने लग जाती है, तो फड़ जीर्ण शीर्ण हो जाती है, फटने लग जाती है, तो उसे पुष्कर में डाल देते हैं और इसी को कहते हैं फड़ ठंडी करना। तो ये भी एक सवाल आता है, फड़ ठंडी करना किसको कहा जाता है, यानी क्या करना, फड़ ठंडी करना, फड़ ठंडी करना। अब ये क्या चीज है, कैसे ठंडी होती है फड़, तो देखें फड़ ठंडी करना, यानी फड़ के जीर्ण शीर्ण, फड़ के जीर्ण शीर्ण होने पर, होने पर उसे कहाँ डाला जाता है, उसे पुष्कर में, पुष्कर में डाला जाता है और इसी को कहते हैं क्या, फड़ ठंडी करना। यानी जैसे ही फड़ जीर्ण शीर्ण हो जाती है, कपड़े पर तो होती है और कपड़ा हम जानते हैं कि पुराना होना है, फटना है, तो फिर उसे पुष्कर में डाला जाता है, इसी को कहा जाता है क्या, फड़ ठंडी करना। अब ये प्रमुख फड़ों की हम बात करते हैं, कौन कौन सी प्रमुख फड़ हैं, प्रमुख फड़। तो प्रमुख फड़ों में देखिए, सबसे पहले ये पहली फड़ लेते हैं, ये प्रमुख फड़ों में, और वो होगी देव नारायण जी की फड़, देव नारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ को लेके क्या क्या प्रश्न बनते हैं, देवनारायण जी की क्या फड़, देवनारायण जी की फड़, देखो ये हो गई देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ को लेके किस तरह से सवाल बनेंगे, तो सबसे पहला सवाल, देवनारायण जी की जो फड़ है याद रखें, ये सबसे ऐसी फड़ मानी जाती है राज्य में, सबसे, सबसे कैसी, प्राचीन, लोकप्रिय नहीं है, लोकप्रिय तो पाऊ जी की है, लोकप्रिय नहीं है, सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। यानी राज्य में सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है किनकी, देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ का जो वाचन किया जाता है वो किनके द्वारा किया जाता है,
तो इनकी फड़ का जो वाचन करते हैं वो बगड़ावत, बगड़ावत, बगड़ावत गुर्जर, बगड़ावत गुर्जर भोपों द्वारा का वाचन किया जाता है। देवनारायण जी की पढ़ का वाचन किया जाता है किनके द्वारा? तो बगड़ावत गुर्जरों में, बगड़ावत गुर्जर भोपों द्वारा इनकी पढ़ का क्या किया जाता है? वाचन किया जाता है। देवनारायण जी की जो पढ़ है याद रखें, ये ये राज्य में सबसे राज्य में सबसे कैसी लंबी फड़ भी मानी जाती है, सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। राज्य में सबसे लंबी फड़ मानी जाती है किनकी? देवनारायण जी की फड़। और देवनारायण जी की जो फड़ है, इसी फड़ को राज्य में सबसे लंबी, तो याद रखना इसे सबसे कैसी छोटी फड़ भी माना जाता है। राज्य में सबसे सर्वाधिक, ये चीज याद रखो आप, है ना, सर्वाधिक, राज्य में सर्वाधिक, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्य में सर्वाधिक चित्रों वाली, इस फड़ में चित्र बहुत ज्यादा हो, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़, वो भी किसकी है? देवनारायण जी की फड़ है। अगला, राज्य की एकमात्र ऐसी फड़ है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है। राज्य की एकमात्र ये फड़ है जिस पर क्या? डाक टिकट जारी हुआ है। राज्य की एक एकमात्र, और किसी भी लोक देवी देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ है। चलो हम बताइए फटाफट मुझे, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन पर डाक टिकट जारी हुआ है? 2011 में देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी हुआ और तेजाजी पर डाक टिकट जारी हुआ। फड़ की अगर बात करें तो राज्य की एकमात्र फड़ है ये, राज्य की कैसी एकमात्र फड़ जिस पर क्या? जिस पर डाक टिकट, जिस पर क्या? डाक टिकट जारी हो चुका है। ये राज्य की एकमात्र ऐसी फड़ है जिस पर डाक टिकट जारी हो चुका है। अब देखें डाक टिकट जो इस पर जारी हुआ वो कब जारी हुआ, वो देखिएगा। डाक टिकट कब जारी हुआ? तो 2 कितने को हुआ? सितंबर 1992 को, 2 सितंबर 1992 को। और यह डाक टिकट जारी हुआ 5 रुपए का, 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ 2 सितंबर 1900 कितने को? 92 को। इसके बाद देखिएगा आप नेक्स्ट, देवनारायण जी के बाद बाकी जो फड़ हैं उन फड़ों में सेकंड नंबर पे आएगी अपनी कौन सी? यहाँ देवनारायण जी के बाद फिर अगला, देखो अगली है पाऊ जी की फड़। पाऊ जी की फड़, और पाऊ जी की फड़ जो है दोस्तों, इसे किन के द्वारा बांची जाती है? तो इसका याद रखें, वाचन जो करते हैं वो करते हैं कौन? नायक, नायक या फिर होरी जाति के, नायक या थोरी जाति के कौन? भोपे। नायक या थोरी जाति के भोपे इसका क्या करते हैं? वाचन करते हैं। पाऊ जी की फड़ राज्य में सबसे लोकप्रिय मानी जाती है, सबसे कैसी लोकप्रिय फड़ मानी जाती है किन? पाऊ जी की फड़।
और ही वो 7 भाई थे, आना बघेला जो आए थे और वो पाऊ जी ने उनको शरण दी, वो भी इन्हें मानते हैं। अगला है रामदेव जी की फड़। नेक्स्ट किसकी? राम रामदेव जी की फड़। राम देव जी की फड़। अब रामदेव जी की फड़ देखिए, इसका वाचन किन के द्वारा किया जाता है? बताओ किन के द्वारा? तो कामड़िया भोपों के द्वारा। कामड़िया कामड़िया जाति के कामड़िया जाति के किन के द्वारा? भोपों द्वारा। एक चीज और याद रखें, देखें देवनारायण जी की पढ़ आपने पढ़ी है। देवनारायण जी की पढ़ यानी वाद्य यंत्र भी पूछा जा सकता है। पढ़ बांधते समय देवनारायण जी की पढ़ में कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? तो जंतर। कौन सा वाद्य यंत्र है? जंतर। जंतर वाद्य यंत्र देवनारायण जी की पढ़ में काम में लेते हैं। कौन सा? जंतर। और पाऊ जी की हम बात करें तो इनकी पढ़ जो बांची जाती है, तो यहाँ कौन सा वाद्य यंत्र है जो काम में लिया जाता है? तो वो वाद्य यंत्र होगा का रावण हत्ता। कौन सा? रावण हत्ता। और इसी प्रकार से ये अगर आप बात करें रामदेव जी की जो पढ़े, इसको बांधते समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? तब भी आपका जवाब होगा रावण हत्ता। रावण क्या? हत्ता। इस तरह से ये काम में लिया जाता है। कौन? रावण हत्ता। ठीक। और इसके बाद में देखेंगे आप नेक्स्ट, अगली एक दो और जो फड़ें बची हुई हैं जिनको लेके सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगला चौथे नंबर पे आप देखेंगे एक फड़ होती है किसकी? भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की क्या फड़? भैंसासुर की क्या होती है? फड़। भैंसासुर की फड़ राज्य की एकमात्र ऐसी फड़ है जिस फड़ का वाचन नहीं होता बल्कि इसे पूजा जाता है। इसका वाचन नहीं बल्कि क्या होता है? वाचन नहीं नहीं बल्कि इस फड़ का क्या किया जाता है? बल्कि जन होता है। बल्कि क्या होता है? इस फड़ का जन होता है। याद रखना, ये राज्य की ऐसी फड़ है जिसका वाचन नहीं होता बल्कि क्या होता है? पूजन किया जाता है। किन की फड़ है? भैंसासुर की फड़ है। भैंसासुर की फड़। रामदेव जी की फड़, इसका वाचन होता है। पाऊ जी की फड़, इसका क्या होता है? वाचन होता है। सभी फड़ों के क्या होते हैं? वाचन होते हैं। इसके बाद में अगला एक फड़ है नेक्स्ट, ये हो जाएगी कृष्ण दला। कृष्ण कृष्ण दला। और एक फड़ होगी फिर आपकी कौन सी? राम दला। कृष्ण दला और किसकी? राम दला। कृष्ण दला राम दला की फड़। कृष्ण दला राम दला की क्या फड़? इन फड़ों की अगर हम बात करें, कृष्ण दला और राम दला की जो फड़ है दोस्तों, ये फड़ हाड़ौती क्षेत्र में बिना वाद्य यंत्र के, इसकी भी एक विशेषता है कि बिना वाद्य यंत्र के इसका वाचन जो होता है वो बिना किसके? वाद्य यंत्र के। बिना वाद्य यंत्र के। कहाँ पर? वाद्य यंत्र के। हाड़ौती क्षेत्र में। किसमें? हाड़ौती क्षेत्र में। यानी बिना वाद्य यंत्र के इसका वाचन होता है। और वो किस क्षेत्र में होता है? हाड़ौती क्षेत्र में। बिना वाद्य यंत्र के हाड़ौती हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में वाचन होता है इसका। हाड़ौती क्षेत्र में, लेकिन बिना वाद्य यंत्र के। कौन सी ऐसी फड़ है जिनका जिसका बिना वाद्य यंत्र के वाचन होता है? तो वो है कौन सी? कृष्ण दला और राम दला की फड़। इसके बाद में आइए आप नेक्स्ट 8वें नंबर पे आइए। अगली फड़ होगी कृष्ण लीला की फड़ दोस्तों। कृष्ण लीला। कृष्ण लीला की फड़। कृष्ण लीला की क्या फड़? और कृष्ण लीला की फड़ की हम बात करें तो कृष्ण लीला की फड़ याद रखें, ये राज्य की एकमात्र कैसी? ब्लैक एंड व्हाइट फड़ है। यानी कैसी फड़ है ये? एक मात्र ये ऐसी फड़ है जो ब्लैक एंड व्हाइट है। एकमात्र कैसी? ब्लैक एंड ब्लैक एंड कैसी? व्हाइट फड़ है।
राज्य की एकमात्र ब्लैक एंड व्हाइट फड़ मानी जाती है कृष्ण लीला की फड़। इसके बाद में अगली फड़ की बात करो तो वो हो जाएगी अमिताभ बच्चन की फड़, यानी उसको भी नहीं छोड़ा लोगों ने, अमिताभ बच्चन। देखो कृष्ण दला, राम दला, अमिताभ बच्चन की फड़ याद रखें, किसकी? अमिताभ बच्चन की क्या हो जाएगी? फड़, फड़ हो जाएगी। ये फड़ जो है कृष्ण लीला की फड़, ये कल्याणमल जोशी द्वारा, इसके चित्रकार कौन है? तो इस फड़ के चितेरे की अगर बात करें तो कल्याणमल जोशी हो जाएंगे। कौन? कल्याणमल। इसके क्या है? चितेरे हैं, ठीक है। अच्छा, अमिताभ बच्चन की फड़ याद रखें, अमिताभ बच्चन की फड़। और ये अमिताभ बच्चन की फड़ का जो वाचन है वो वाचन कब और किसने किया? तो ये अमेरिका में इस फड़ का क्या किया गया? वाचन किया गया अमेरिका में। इसके द्वारा किया गया तो रामलाल के द्वारा, रामलाल, रामलाल प्लस पतासी के द्वारा, पतासी क्या? देवी, इनके द्वारा इसका क्या किया गया? वाचन किया गया। यानी रामलाल और किसके? पतासी, पतासी देवी के द्वारा। और लास्ट देखिए आप एक फड़ बनी है, कौन सी? कोरोना की फड़। लास्ट कोरोना पे भी फड़ बन चुकी है। कोरोना पे जो फड़ बनी है याद रखें, भी हो गया, एक मिनट, ये हो गई आपकी कृष्ण लीला, कृष्ण, कृष्ण लीला, कृष्ण लीला की फड़। और एक मिनट, कृष्ण दला, राम दला, सॉरी, कृष्ण दला, ये कृष्ण दला और किसकी फड़ है? रामदला की फड़ हो गई। और ये अपनी फड़ है कृष्ण लीला वाली फड़, तरह से है ना। ये अमिताभ बच्चन वाली फड़ हो गई, अमिताभ बच्चन की फड़। अब देखो लास्ट एक और फड़, कोरोना की फड़, कौन सी? कोरोना की फड़ याद रखें। कोरोना पर भी क्या बन चुकी है? फड़ बन चुकी है, कोरोना की फड़। कोरोना क्या फड़? कोरोना की फड़ किसने बनाई थी? कल्याणमल द्वारा। किसके द्वारा? कल्याण मल, कल्याणमल द्वारा ये फड़ बनाई गई। और ये राज्य की कैसी फड़ है? तो सबसे कैसी? अब तक की सबसे नवीन फड़ मानी जाती है। कोरोना की फड़ राज्य में सबसे नवीन है, कल्याणमल के द्वारा बनाई गई। तो एक ये हो गई कौन सी? कोरोना की फड़। तो इस प्रकार से ये कई प्रकार की क्या है? फड़ है, तो आपको याद रखनी है। तो क्या हुआ? पतासी देवी, हाँ इधर पता, रामलाल पतासी देवी। बाकी के सापुरा को लेकर और भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि डिटेल ज्यादा है तो आगे आप पढ़ोगे नेक्स्ट। अब देखिए आगे सापुरा को लेके और क्या क्या बिंदु हैं, उन बिंदुओं की चर्चा करते हैं। सापुरा को लेकर के निम्न ये बिंदु हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि 23 दिसंबर को शहीद दिवस मनाते हैं। दोस्तों शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को आता है। और 23 दिसंबर को शहीद दिवस कहाँ मनाते हैं? सापुरा, सापुरा जिले में। घाटा रानी का मेला, घाटा रानी का मेला जहाजपुर तहसील, और जहाजपुर तहसील कहाँ आती है? शाहपुरा में। यहाँ लगता है घाटा रानी का मेला। उम्मेद सागर तालाब और नाहर सागर तालाब, ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? शाहपुरा में है। उम्मेद सागर तालाब, नाहर सागर तालाब, ये आपको याद रखने हैं, शाहपुरा में है। चिमना बावड़ी, बाईराज बावड़ी, एक और होती है चोखा बावरी, चोखी बावरी याद रखना। एक बावरी और होती है कौन सी? तो चोखी बावरी, कौन सी? चोखी बावरी, ये भी आपको याद रखना, बावड़ी, चोखी बावड़ी। चिमना बावड़ी, बाईराज बावड़ी। चिमना बावड़ी कहाँ है? शाहपुरा तहसील, शाहपुरा जिला में है। और बाईराज की बावड़ी बनेड़ा तहसील यानी शाहपुरा में।
शाहपुरा की बनेड़ा तहसील में है ये। शाहपुरा की कौन सी तहसील में है? बनेड़ा। बनेड़ा कहाँ है? तो बनेड़ा है दोस्तों किसमें? शाहपुरा में। थानेश्वर या जिस जो थानेश्वर, इसी को दोस्तों धनेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। धनेश्वर या धानेश्वर, इसे राजस्थान में छोटा पुष्कर कहा गया है। छोटा पुष्कर के नाम से पुकारते हैं। और इसका संबंध भी कहाँ से है? शाहपुरा से। आइए इसके बाद में जानते हैं स्वास्तिक जैन मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्वास्तिक जैन मंदिर पूछा जा सकता है कहाँ है? शाहपुरा में है। कौन सा? स्वास्तिक जैन मंदिर। आर्य समाज की तपोभूमि, बहुत अच्छा सवाल है। आर्य समाज की तपोभूमि कहाँ है? शाहपुरा में है आर्य समाज की तपोभूमि। 1938 में दोस्तों, 1900 कितने में आर्य समाज की तपोभूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध यहाँ से रहा है, वो यहाँ आए थे। 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल बना और यह प्रजामंडल रमेश चंद और लादू राम और नारायण राम, इन तीनों ने मिलकर बनाया। यानी रमेश चंद, लादू राम और नारायण राम, इन तीनों ने मिलकर बनाया दोस्तों शाहपुरा प्रजामंडल। और शाहपुरा याद रखना एक रियासत, 19 रियासत जो राजस्थान की थी, शाहपुरा रियासत उस समय थी। और ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टियों से राज्य की सबसे छोटी रियासत मानी गई। जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल, दोनों ही दृष्टियों से ये राज्य में सबसे छोटी रियासत मानी गई। आइए जानते हैं आगे के बिंदुओं को। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? शाहपुरा। दोस्तों आप जानते हैं कि राम स्नेही संप्रदाय की हमारे राजस्थान में 4 पीठ हैं। एक शाहपुरा में पीठ है, रैन शाखा है, शाहपुरा शाखा हो गई। दूसरी रैन शाखा है, रैन शाखा। तीसरी है खेड़ापा शाखा। चौथी सिंगथल शाखा है। इस तरह से 4 शाखाएं। इन 4 शाखाओं में मूल शाखा, मूल शाखा और प्रथम शाखा मानी जाती है रामस्नी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा, जिसके संस्थापक थे कौन? रामचरण जी। इस संस्थापक की अगर हम बात करें तो कौन थे दोस्तों? रामचरण जी, यानी रामचरण जी। जिनका मूल नाम क्या था रामचरण जी का? राम किशन इनका मूल नाम था। तो रामचरण जी इस शाखा के क्या थे? संस्थापक। फूल डोल मेला दोस्तों चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक फूल डोल का क्या लगता है? मेला लगता है। फूल डोल मेला कहाँ लगता है? शाहपुरा में। फूल डोल मेला चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक लगता है। सरदार निवास महल दोस्तों, सरदार निवास महल कहाँ है? बनेड़ा में। और बनेड़ा कहाँ पर है? शाहपुरा में। दोस्तों बनेड़ा का एक किला भी है, याद रखना बनेड़ा का क्या है? किला भी है। तो ये जो बनेड़ा की मैं बात कर रहा हूँ, ये बनेड़ा, बनेड़ा में एक बनेड़ा का यहाँ मैं बता देता हूँ। बनेड़ा में एक क्या है? दुर्ग भी है। और बनेड़ा का जो दुर्ग है साथियों, इस दुर्ग में 2 महल है। एक जनाना महल, जनाना महल, और एक आपका हो गया मर्दाना महल। जनाना महल और मर्दाना महल राजस्थान में कहाँ पर है? जनाना और क्या? मर्दाना महल है। तो बनेड़ा में दुर्ग है और बनेड़ा दुर्ग में, बनेड़ा दुर्ग में। यानी 1792 ईस्वी में ये बनेड़ा दुर्ग बना था। इसमें जनाना महल और मर्दाना महल स्थित है। तो बनेड़ा में सरदार निवास महल है दोस्तों, सरदार निवास महल है। अर्जुन ने सर्प यज्ञ किया था, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहाँ किया? जहाजपुर शाहपुरा में, यानी जहाजपुर तहसील। ये वही जहाजपुर है जो महाभारत कालीन सभ्यता के लिए जाना जाता है। तो अर्जुन ने यहाँ क्या किया? सर्प यज्ञ किया। 1946 में कांग्रेस की, 1946 में दोस्तों कांग्रेस की अखिल भारतीय प्रांतीय सभा हुई थी। यानी अखिल भारतीय प्रांतीय सभा जो कांग्रेस की हुई थी, और वो कहाँ हुई थी? शाहपुरा में। गोकुललाल असावा का नाम आपने सुना है। एकीकरण से के समय जो दूसरा चरण एकीकरण का था पूर्वी राजस्थान, उसके याद रखना प्रधानमंत्री थे। उसके प्रधानमंत्री थे कौन? गोकुललाल ओसावा। गोकुललाल कौन थे दोस्तों? ओसावा। और गोकुललाल ओसावा का संबंध किससे है? शाहपुरा से।
सुदर्शन देव और बलदेव दोनों ही नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। सुदर्शन देव और बलदेव। सुदर्शन देव यानी एकीकरण के समय शाहपुरा के क्या थे? शासक। जब हमारे राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, रियासतों का विलय हो रहा था, उस समय ये शाहपुरा के शासक थे और इन्हीं ने सर्वप्रथम शाहपुरा में उत्तरदायी शासन की नींव डाली। नींव इनके समय डाली गई दोस्तों, इनके समय। बलदेव सिंह 1857 की क्रांति के समय शाहपुरा के राजा थे बलदेव सिंह। पूछने योग प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय शाहपुरा शासक कौन थे? बोले तो बलदेव सिंह थे, याद रखे। और इसके बाद में सुनिएगा होडा सम्मेलन, मराठों को राजस्थान से भगाने के लिए होडा सम्मेलन हुआ। होडा सम्मेलन जो मराठों को राजस्थान से भगाने के लिए हुआ, जो आपसी अनबन के कारण असफल रहा। होडा सम्मेलन दोस्तों 17 जुलाई 1734 को होडा सम्मेलन हुआ और होडा सम्मेलन जो हुआ वो शाहपुरा में हुआ, याद रखें। पहले हम भीलवाड़ा में पढ़ते थे, शाहपुरा भीलवाड़ा, अब शाहपुरा अपने आप में जिला है और इसकी अध्यक्षता मेवाड़ के राजा किसने की? जगत सिंह के द्वारा की गई, जगत सिंह के द्वारा की गई। तो दोस्तों इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, तो ये हमने पढ़ा है आज, यानी शाहपुरा जो जिला है दोस्तों, इसको 2 वीडियो में हमने कवर किया है। इससे पहले एक वीडियो में डाल चुका हूँ, शेष भाग आपने डिटेल से विस्तार से पढ़ा है। इतना विस्तार से आपने पढ़ा है कि आप YouTube चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो अगर देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई वीडियो ऐसा हो जिसमें इतना डिटेल से ये चीज आपको मिले। तो इसीलिए याद रखें दोस्तों, ये जो है पूरा का पूरा आप लिखते चलें और आपकी आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं, उन परीक्षाओं के लिए हो जाइएगा तैयार। अच्छे से हमें वो परीक्षा को फाइट करना है। तो ये आप देख रहे हैं दर्पण क्लासेज करौली का यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त हुकम सिंह गुनावत। इसी तरह से आपको क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक सेशन में एक नया चैप्टर कुछ हट के और अच्छे से व्यवस्थित तरीके से लाता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक नवीन जिले के साथ में। जिला दर्शन हमारा चल रहा है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।